Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. Arpita Ojha, your biology mentor. So we are studying chapter 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्या होता है, क्या इसकी बेसिक डेफिनेशन है, मेंडल के क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे, तो ये सब हमने डिस्कस किया है इससे पहले वीडियो में. हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स कौन है, कहाँ मिलते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था. ओके अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं. ओके सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो हम देखें मेंडल जो थे उन्होंने पी प्लांट जो होता है, पी प्लांट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. ओके यू नो दैट. सो जो पी प्लांट होता है उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो प्लांट है इसके कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं. कैसे हैं इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, तो इनकी हाइट को लेकर और जो इनका फ्रूट है, ओके जिसे हम पॉड कहते हैं, उनके कलर को लेकर, फिर इसके सीड के शेप एंड कलर को लेकर, फ्लावर्स के कलर को लेकर एंड फ्लावर्स की पोजीशन को लेकर कुछ 7 जो हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए गए थे. मेंडल ने उन सब की क्या की थी, स्टडी की थी. तो मेंडल के जो गार्डन पी थे उनके ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और इन एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स निकाले गए और इन्हीं रिजल्ट्स के बेसिस पे हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए गए. इज दैट क्लियर टू ऑल? सो उसके लिए हमें पहले बेसिक टर्म पता होनी चाहिए. व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें हम ओनली 1 कैरेक्टर का ही यूज़ करते हैं एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं और एक साथ उनकी स्टडी करते हैं. ओके तो जब भी क्रॉस होता है एक फीमेल लिया जाता है एंड एक मेल प्लांट लिया जाता है. फीमेल एंड मेल प्लांट कैसे बनाना होता है, तो कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं. बाइसेक्सुअल प्लांट्स को हमें जो है यूनिसेक्सुअल प्लांट बनाने के लिए क्या करना होगा, उस फ्लावर में से जिसके आपको मेल बनाना है उसमें से फीमेल पार्ट को रिमूव कर दीजिए और जिसे फीमेल बनाना है उसमें से मेल पार्ट को रिमूव कर दीजिए, सो दैट हमें मेल एंड फीमेल सेपरेट प्लांट्स मिल सके. फिर उनका गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन एंड जो ओव्यूल है उसका डेवलपमेंट होता है. फिर हम क्या करवाएंगे, उनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन की हेल्प से क्या होगा, जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पर पहुँचेंगे, पोलन ग्रेन्स देन हमारी स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक जाते हैं एंड एग को फर्टिलाइज कर देते हैं. ये सारा प्रोसेस हम प्रीवियस चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं. देन उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एंड नया प्लांट बन जाता है. तो ये जो नई जनरेशन आती है इसे हम F1 जनरेशन या फिर फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं या फिर F1 जनरेशन कहते हैं. तो जब सबसे पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ था तो मेंडल ने क्या किया था, टॉलनेस के बारे में हमें बताया, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस के बारे में हमें बताया था. तो जो प्लांट्स लिए गए थे उसके अंदर हाइट मेन कैरेक्टर था. ओके हाइट जो होती है उसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मिलते हैं. फर्स्ट इज टॉलनेस एंड द सेकंड इज ड्वार्फनेस. तो उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, देन उनका क्या करवाया, रिप्रोडक्शन करवाया. ऐसा एज्यूम किया था कि जो नई प्रोजेनी बनेगी वो कैसी होगी, वो मिड हाइट की होगी, बट ऐसा नहीं हुआ. सारे जो F1 जनरेशन के प्लांट थे वो दे ऑल वर टॉल, सारे ही टॉल हमें मिले. इससे हमें क्या पता चला कि जो F1 जनरेशन में मिलता है वो कैसा कैरेक्टर होता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है. तो 2 टाइप के कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द सेकेंड इज रिसेसिव कैरेक्टर. इज दैट क्लियर? सो जो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस कर देते हैं और डोमिनेंट कैरेक्टर ही उसके अंदर दिखाई देते हैं. ओके सो इसी के साथ हम देखते हैं जो एलील्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं. तो एलील्स को इसी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस एलील्स. ठीक है, तो जो होमोजाइगस एलील्स होते हैं उसमें दोनों ही कैरेक्टर एक जैसे होते हैं, लाइक कैपिटल टी और स्मॉल टी. ये क्या है, होमोजाइगस हैं. होमोजाइगस क्यों हैं, क्योंकि दोनों सेम है. बट जो हेटेरोजाइगस होता है, हेटेरोजाइगस में कैपिटल होता है एंड एक क्या होता है, स्मॉल होता है. तो जो ये हेटेरोजाइगस होता है उसके अंदर से अगर कोई प्लांट है जिसका जीनोटाइप इस तरह से हो, ये जीनोटाइप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे एलील्स, तो जो हमारा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होता है, इस जीनोटाइप वाले प्लांट का कैरेक्टर कैसा होगा, क्या वो टॉल होगा, ड्वार्फ होगा या मिड हाइट होगा. तो हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर
कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है, तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी, और कैपिटल टी हमेशा टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो जो प्लांट है वो कैसा हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है। तो ये जो क्रॉस था ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे क्योंकि हमें डोमिनेंस के बारे में पता चला, जो फर्स्ट लॉ जो मेंडल का था वो डोमिनेंस पर बेसिस था, इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है, और अगर दोनों कैरेक्टर शो हो रहे हैं तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि ज़्यादा परसेंटेज किसके मिलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर के, और कम परसेंटेज मिलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर के। और रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा F2 जनरेशन में काफ़ी कम अमाउंट में देखने को मिलता है, और F1 जनरेशन में ऑलवेज क्या होता है? मोर डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एलील्स क्या है? दे आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। तो हर एक जीन जो होता है एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन DNA एंड DNAs आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सेल का डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, देन उसकी वजह से क्या होगा? ये क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं, देन नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर का पेरेंट से चाइल्ड तक पहुंचना क्या कहलाता है? ये प्रोसेस हेरिडिटी कहलाता है। तो इस तरह से हमने पूरा हेरिडिटी का बेसिक समझा था। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। देन अब हम मेंडल के तीनों लॉज को अच्छे से समझे। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, तब हमने एक लॉ को देखा, उसके बाद में आता है डायहाइब्रिड क्रॉस। तो जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें हमने जीनोटाइप एंड फिनोटाइप देखा था। तो हमने देखा फेनोटाइप था 3:1 एंड जीनोटाइप था 1:2:1, क्योंकि जिस टाइप के एलील्स मिलेंगे वो क्या हो जाएगा? आपका जेनोटाइप, और उससे जैसा फिजिकल अपीयरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा? फेनोटाइप। उसके बाद हम चलें अगर डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स लिए गए थे। कौन से थे? एक तो था सीड का कलर जो कि येलो और ग्रीन हो सकता है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। सेकेंड होता है शेप, कैसा शेप हो सकता है? इट कैन बी राउंड और रिंकल, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं ये भी। तो दो कैरेक्टर्स लिए। उसके बाद में जो F1 जनरेशन मिली, F1 जनरेशन में सारे कैसे मिले आपको? तो F1 जनरेशन में हमने देखा कि राउंडेड थे एंड येलो थे। तो राउंडेड एंड येलो फिर हमने मान लिया इट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। उसके बाद हमने फिर से पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया। वो जो स्क्वायर होता है उसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। तो हमने पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद अगेन हमें बहुत सारे सेकेंड F2 जनरेशन मिली, जिसके अंदर हमें 9:3:3:1 का आपको क्या मिला? फेनोटाइप देखने को मिला। इज दैट क्लियर? सो इसी तरह से हम मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, और इन क्रॉसेस के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के लॉज जो हैं वो निकाले जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास लॉ आता है लॉ ऑफ इक्वल सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इक्वल सेग्रीगेशन क्या कहता है? The two allele gene pair of a heredity trait separate during the formation of gamete। तो कोई भी एलील हो, एलील क्या है? एलील जीन्स के पेयर हैं। देखिए ये ऑफ अ हेरिडिटी ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब भी इनका गैमीट बनेगा ये दोनों ही एलील्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, ताकि ये रिप्रोडक्टिव सेल गैमीट सेल में पहुंच सके एंड देन कैरिड आउट बाय डिफरेंट गैमीट। तो ये मान लीजिए सेल है और सेल में दोनों ही एलील प्रेजेंट हैं, कैपिटल T एंड स्मॉल t दोनों एलील्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। लेकिन क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब मियोसिस होगा एंड गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट के अंदर दोनों एलील सेपरेट हो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड दे आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट गैमीट, और डिफरेंट गैमीट्स के थ्रू इन्हें नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जाते हैं। ओके, तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो इसको अगर हम क्रॉस करते हुए दिखाएं आपको किस तरह से होता है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये ऐसा अज्यूम करें, ये है मेल एंड दिस इज फीमेल। इज दैट क्लियर? तो मेल एंड फीमेल में कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है उनका जीनोटाइप। देन क्या होगा? इनका क्रॉस होगा। तो क्रॉस होने से पहले ही क्या होता है? इनके जो दोनों एलील्स हैं वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। इसी सेपरेशन को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो दो सेल्स थी,
2 सेल की अभी प्लॉइडी कैसी है, 2n प्लॉइडी है, बट अब प्लॉइडी कैसी हो चुकी है, n हो चुकी है, क्योंकि सारे एलील्स जो हैं डिवाइड हो चुके हैं। अब ये सारे सेपरेट एलील किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, सेपरेट गैमीट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब इन गैमीट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो ये हुआ फर्स्ट फ्यूजन एंड दिस इज नेक्स्ट जनरेशन जो मिली उसका फर्स्ट बन गया। देन आता है ये, देन इससे भी यही बनेगा। फिर उसके बाद इन दोनों का करवाएंगे हम, क्योंकि ये हो चुका है पहले तो करवाने की ज़रूरत नहीं है। देन क्या होता है, देखिए कौन कौन सा जो है इसका कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। तो अब हम देखें T एंड जो T है उसका नहीं हुआ है। ओके, तो इस तरह से जब हम करके देखें तो हमें मिलता है अगेन एंड लास्ट वन। तो एक बार जितने भी गैमीट्स हैं उन सब का क्या हो चुका है, क्रॉस हो चुका है। फर्स्ट हमने इन दोनों का करवाया, फिर हमने इन दोनों का करवाया, देन हम इन दोनों का करवाएंगे एंड इन दोनों का करवाएंगे। तो हमारे पास जो F1 जनरेशन मिली वो कुछ इस तरह की होती है, क्योंकि सब में हेटेरोजाइगस एलील मिल रहे हैं। देन हेटेरोजाइगस एलील क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे टॉल प्लांट प्रेजेंट होंगे। बट इस क्रॉस से आपको क्या देखने को मिला है, वो ये है कि जितने भी सेल्स होती हैं उनके अंदर जो एलील्स होते हैं वो सेल डिवीजन के टाइम, गैमेटोजेनेसिस के टाइम क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। देन अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहलाता है, एलील्स ऑफ डिफरेंट ट्रेट गेट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो हमेशा जो एलील्स हैं, मान लीजिए 2 कैरेक्टर हमने एक साथ लिए, इसको हम किस तरह से समझें। देखो स्टूडेंट्स, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने शेप ऑफ सीड भी लिया एंड हमने कलर ऑफ सीड भी लिया, 2 हमने कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। तो कभी भी ये जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं जब ये साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएं और कुछ नया ही कैरेक्टर देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हर कैरेक्टर जो है, हर एलील्स जो हैं खुद को इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डिफरेंट ट्रेट गेट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, सारे एलील्स डिफरेंटली ही असॉर्टेड होंगे। ओके, सो इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझ लें किस तरह से होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 पेरेंट्स हैं, उसमें से जो फर्स्ट पेरेंट है वो है राउंडेड सीड वाला, ठीक है, एंड उसके अंदर कलर कैसा है, येलो कलर है। और हमें F1 जनरेशन में अगर यही देखने को मिला तो उससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। फिर हमने देखा ग्रीन कलर वाला एंड श्रिंक जो है, ये सीड इसके अंदर दूसरे पेरेंट में मिल रहा है। तो इनके पास इस तरह के गैमीट हैं। तो फर्स्ट हम पॉइंट यहाँ पर क्या समझेंगे, तो क्या किस तरह के गैमीट इसके पास मिलेंगे। एक है किसका गैमीट, कलर का गैमीट, एंड दूसरा मतलब एक किसका एलील है, कलर का एलील है, और दूसरा एलील किसका है, शेप का है। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। एंड द सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर क्या समझेंगे, तो सेकेंड पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, शेप के बाद में हम यहाँ देखें तो इसके अंदर आपको पहले येलो कलर मिलता है, फिर क्या मिलता है, राउंडेड की जगह पे श्रिंक मिलता है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि जितने भी एलील्स होते हैं वो सबको सेपरेटली शो करते हैं। तो जो हमारे पास अब नया गैमीट बनेगा उसके पास ये सारे ही कैरेक्टर्स मिलेंगे। ओके, और जब इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो F1 जनरेशन के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। दिस इज F1 जनरेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबने सेपरेटली खुद को रिप्रेजेंट किया, कोई भी किसी के अंदर मिक्स या फिर ब्लेंड नहीं हुआ। ओके, तो ये जो आपको F1 जनरेशन मिली इसमें सब कैसे थे, येलो थे। ओके, साथ ही उनका शेप कैसा था, राउंडेड था।
इज दैट क्लियर? तो येलो कलर एंड राउंडेड शेप हमें उसके अंदर देखने को मिलता है। देन इसका अगेन हमें क्या करवाते हैं, हम उसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। यहाँ पहले क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, देन होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तब हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं जिनका रेशियो क्या रहता है, उसका फेनोटाइप रहता है 3:9:3:3:1। इस तरह का रेशियो हमें देखने को मिलता है। तो आपको तीनों लॉज क्लियर हुए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। इट स्टेट दैट अ पेयर ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट, the dominant allele will be exclusively expressed in the offspring instead of the recessive allele unless both alleles are recessive. Okay, रिसेसिव कैरेक्टर तब तक शो नहीं होता जब तक कि दोनों एलील रिसेसिव नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैपिटल टी लिख रहे हैं, डोमिनेंट है तो टॉल प्लांट होगा प्रोड्यूस, एंड अगर हम लिख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस होगा। यस, इसके पास एक एलील है, कैसा एलील है, रिसेसिव एलील है, बट डोमिनेंट नहीं खुद को एक्सप्रेस किया। एंड द थर्ड इज, अगर दोनों ही एलील रिसेसिव हो तभी रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया जाता है। देन दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको अच्छे से। एंड आपने मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस भी देख लिया। अब हम देखें, हमने सारा प्लांट में देखा एंड मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझते हुए हमने बेसिक देखे जेनेटिक्स के क्या क्या बेसिक लॉज होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दिस टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन। ओके, तो ह्यूमन में 2 जेंडर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल के अंदर किस तरह से डिसीजन होता है कि कौन सा इंडिविजुअल है जो मेल होगा एंड कौन सा फीमेल होगा, तो इसके लिए हमें सेक्स डिटर्मिनेशन समझने की ज़रूरत है। आपको अच्छे से पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं ओवरीज हैं। तो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं एंड ओवरीज के अंदर क्या होते हैं, एग्स बनते हैं। तो ये जो है इनका जब भी फ्यूजन होता है दोनों गैमीट्स का, देन वहाँ पर क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर है? बिफोर वी अंडरस्टैंड हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन द ह्यूमन, कुछ हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो देखिए हमारे पास 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स जो होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी है उनकी जितनी भी सेल हैं जो कि सोमेटिक वर्क कर रही है, उन सारी सेल्स के जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, दे ऑल आर ऑटोसोम्स। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स आगे जाके गैमीट का फॉर्मेशन करने वाली हैं, गैमीट की फॉर्मेशन करने वाली जो सेल्स होती हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम मिलते हैं, दे आर सेक्स क्रोमोसोम एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सारी जो ऑटोसोम्स होते हैं उनके जो सेल हैं उनके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन मिलता है, और जहाँ सेक्स क्रोमोसोम होंगे वहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। सो सेक्स क्रोमोसोम, दीज आर क्रोमोसोम दैट प्ले एन एक्टिव रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी जो है उसका क्या जेंडर रहने वाला है, इसको कौन डिसाइड करता है, सेक्स क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटी हेयर। अब फीमेल ऑफस्प्रिंग बनती है, सुनो ध्यान से, है ना, when a sperm carrying a X chromosome of fertilize an ovum with an X chromosome, the baby will have XX chromosome or female. Okay, इसे हम समझें, किस तरह से समझेंगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक एग, ओके, और ये है स्पर्म। एग एंड स्पर्म दोनों ही क्या हैं, दोनों ही गैमीट्स हैं, है ना, बोथ आर गैमीट्स। गैमीट्स हमेशा एन कंडीशन में रहते हैं उनके क्रोमोसोम। तो एग के पास एक्स है एंड जो स्पर्म है, स्पर्म के पास क्या है, मान लीजिए वाई है। तो जब भी इनका क्या करवाएंगे हम, जब भी हम इनका फ्यूजन करवाएंगे, तो फ्यूजन करवाने के बाद, ऐसे लिख लेना, फ्यूजन करवाने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आपको मिलने वाली है उसमें क्या मिलेंगे, एक्स एंड वाई दोनों मिलेंगे। ओके, एक्स और वाई अगर मिल गया तो वो कैसा होगा, मेल होगा। ओके, एंड ये 2n कंडीशन में पहुंच चुका है। अभी ये दोनों कैसे थे, n एंड n थे। ओके, सिचुएशन नंबर 2 में क्या हो,
सिचुएशन में जो एग है, एग ऑलवेज एक्स ही रहता है। एग के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि एग कभी वाई हो जाए। एग हमेशा कैसा रहेगा, एक्स ही रहेगा। स्पर्म भी एक्स हो जाए तब क्या होगा, क्या बनेंगे, एक्स एक्स बनेंगे, और एक्स एक्स को हम क्या कहेंगे, फीमेल कहेंगे। ओके, ये आपकी क्या बन गई, फीमेल बन गई, जो कि 2n कंडीशन में है। तो इस तरह से मेल एंड फीमेल का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखें मेल ऑफस्प्रिंग कैसे बनते हैं। व्हेन अ स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज एन ओवम विथ एन X chromosome, the baby will have XY chromosomes. Okay, in human, chromosome are not paired evenly, while male have 22 paired chromosome with one odd pair, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्लियर कर दे, हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है इसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स मिलते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 23 के पेयर में मिलते हैं। इस 23 के पेयर को मेल एंड फीमेल के लिए डिफरेंट वे से लिखा जाता है। मेल के लिए किस तरह से होता है इसका पूरा सेटअप, तो वो होता है कुछ इस तरह से। 22 तो होते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स जिसे कहते हैं, प्लस फिर मिलता है XY, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, पेयरिंग फॉर्म में। उसके बाद में अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में 22 प्लस XX रहता है। तो ये किसका हो गया एग्जाम्पल, ये फीमेल का हो गया। तो इस तरह से जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उनके अंदर हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। टोटल कितने हैं, 46 हैं। किस फॉर्म में रहते हैं, पेयरिंग के फॉर्म में रहते हैं। देन आता है मेल में, फिर आता है फीमेल में, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओके, फीमेल ऑलवेज XX होगा तब तभी फीमेल बन पाएगी, एंड XY होगा तभी क्या बनेगा, मेल बन पाएगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो यहाँ लिखा है इन ह्यूमन क्रोमोसोम आर नॉट ओनली पेयर्ड इवनली वाइल मेल हैव 22 पेयर्ड क्रोमोसोम विथ वन ऑड पेयर sex chromosome, female have a perfect pair which is represented by XX. Consequently, the sex of the baby depend on how the ova is fertilized. तो मेनली इसी बात पर डिपेंड करता है कि जो एग है वो कहाँ किससे फर्टिलाइज हुआ है। बहुत सारे स्पर्म आते हैं, तो बहुत सारे स्पर्म में से अगर X आ गया तो XX होके फीमेल बन जाएगा, और स्पर्म अगर Y आ गया तो Y होते ही मेल का फॉर्मेशन हो जाता है। Is that clear? So, sex determination is an important feature of the heredity and evolution. While we are on this topic, let's quickly go through some unique ways in which sex determination in other animal. तो देखिए ह्यूमन के अंदर तो हमने देख लिया इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है एंड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, बट इसके अलावा कुछ दूसरे एनिमल्स भी हैं जिनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो हम उनको भी डिस्कस कर लें। यहाँ पर लिखा है इन सर्टेन एनिमल्स लाइक रेप्टाइल। तो रेप्टाइल लाइक एग्जाम्पल क्या है रेप्टाइल के, स्नेक हो गया है ना, जो कि रेंगते हैं, वो सारे एनिमल रेप्टाइल कहलाते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच एग फर्टिलाइज डिसाइड वेदर ऑफस्प्रिंग विल बी मेल और फीमेल। तो देखिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर हाई हुआ तो अलग आंसर आएगा, टेम्परेचर लो हुआ यानी कि सीजन पे डिपेंड करता है, समर सीजन है, हॉट सीजन है, देन जो है इसका जेंडर बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल हो गया है देन जो कोल्ड एनवायरनमेंट होता है उसमें फीमेल हो जाता है। तो इसी तरह से इनके अंदर रेप्टाइल्स में टेम्परेचर के बेसिस पर ही क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। बट कुछ स्पीशीज ऑफ एनिमल शो नो सेक्स डिटर्मिनेशन, कुछ स्पीशीज में सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता। फॉर इंस्टेंस सम स्पीशीज ऑफ स्नेल स्टार्ट एज मेल एंड चेंज देयर सेक्स टू फीमेल लेटर। कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर मेल एंड फीमेल जैसा कोई सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता। इनिशियली स्नेल जो होते हैं मेल होते हैं, देन वो अपने सेक्स को चेंज करके क्या बन जाते हैं, फीमेल बन जाते हैं। तो कुछ अदर एनिमल्स भी हैं जिनके अंदर कुछ इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है, सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में भी कुछ डिफरेंट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। ओके, सो चलो नेक्स्ट करें इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या है, क्या आपने वर्ड पहले सुना है, व्हाट इज इवोल्यूशन? तो इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट
कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं। इवोल्यूशन का मेन फैक्टर क्या है, वो जो ऑर्गेनिज्म है कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसको अपने बेसिक लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए किस तरह के एडेप्टेशंस को लेना पड़ रहा है, वो सारा का सारा प्रोसेस इवोल्यूशन कहलाता है। जितनी भी स्पीसीज आज के टाइम हम देख रहे हैं वो इवोल्यूशन का ही रिजल्ट है। तो आपको इवोल्यूशन बेसिकली समझ में आ गया क्या होता है। अब हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इवोल्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड एंड पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो कितने भी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके अंदर टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस आते जाए हैं, और वो क्या है, फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में उनको इनहेरिट किया गया है, वो सब किसका पार्ट है, इवोल्यूशन का ही पार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन राइजेज एट ऑल लेवल्स, ठीक है, सारे लेवल पर ही हम इवोल्यूशन को देखते हैं। सम स्पीशीज पे हो सकता है, ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूलर लेवल, सब लेवल पर आपको इवोल्यूशन देखने को मिलता है। मॉलिक्यूल भी इवॉल्व करते हैं, ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, पूरी की पूरी स्पीशीज जो होती है बदल जाती है। तो इसी तरह से हमें सारी स्पीशीज मिली हैं। इनिशियली जो अर्थ थी उसके ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट थी ओनली, जिन्हें कोजरवेट्स कहते थे। दैन डेवलपमेंट हुआ, बैक्टीरिया बने, डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बने, उसके बाद में एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स बने। कंटिन्यूसली इवोल्यूशन ही हुआ। सब बने किससे हैं, सेल से ही बने हैं। तो सब स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ कैसे हैं, इतनी वेराइटी आई कहाँ से हैं, इट्स ऑल आर रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये सब इवोल्यूशन का ही रिजल्ट है। ओके तो इवोल्यूशन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं, उसके कुछ क्लासिफिकेशन एंड उसके स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। ओके तो इवोल्यूशन को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट को करेंगे। कंसिडर अ ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल दैट लिव इन अ ग्रीन बुशेस। तो हम यहाँ पर इवोल्यूशन को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें हमने जो ग्रीन, ऐसा एज्यूम कीजिए ग्रीन बुशेस हैं जिसके अंदर 12 रेड बीटल्स प्रेजेंट हैं। तो अभी वहाँ पर ओनली रेड बीटल प्रेजेंट है। किस तरह से इवोल्यूशन होता है और नेक्स्ट स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर कुछ डिफरेंट ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो हम इस एक्सपेरिमेंट में समझेंगे। दे आर एबल टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड आर देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू डेवलप वेरिएशन। क्योंकि इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है, तो जहाँ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है वहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेरिएशंस आएंगे। तब हम वेरिएशन देखें। हेयर आर द पॉसिबल आउटकम, क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन हमने लिखी है, crow can eat these beetles by easily picking them out by color। अब देखो जो क्रो हैं वो बीटल को ही खाते हैं। यहाँ पर बीटल्स जो हैं ग्रीन कलर की बुशेस में प्रेजेंट हैं, तो ये जो हैं क्रो इनको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय कलर। तो क्या करेंगे, ये इसको सीधा पिक कर लेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ कलर वेरिएशन ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन बीटल्स स्टार्ट टू अपीयर एंड देयर पॉपुलेशन इवेंचुअली इंक्रीजेस। फिर क्या होता है, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, किसके अंदर, बीटल्स के अंदर, तो कहीं पे कोई जेनेटिक लेवल पे कोई तरह का वेरिएशन आया। वेरिएशन की वजह से एकदम जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही थी उसका कलर हल्का सा चेंज हो गया और अब वो कैसा दिखने लगा, ग्रीन कलर का बीटल सबसे पहले स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होती गई और जो रेड बीटल्स हैं उनको कंटिन्यूसली क्या किया गया, रेड बीटल्स को क्रो जो है वो खाए जा रहे हैं, तो अब ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। ओके so the population eventually increases, crow are unable to see them, so their population increases while that of red beetle decreases. This kind of variation gives a better chance of surviving। तो इस तरह का जो वेरिएशन आया, इस वेरिएशन से क्या हुआ, बीटल की स्पीशीज को फायदा मिला और जो इस एडवांटेज जो इनको मिला उससे क्या हुआ, रेड जो थे वो डिक्रीज होने लगे, ग्रीन इंक्रीज होने लगे और इस वेरिएशन से अब जो ग्रीन बीटल्स हैं वो डेंजर में नहीं है, क्रोज उनको कलर की वजह से देख नहीं पा रहे हैं। तो सिचुएशन 1 है जो कि इवोल्यूशन को समझा रही है, इवोल्यूशन किस तरह से स्पीसीज के लिए वेरिएशन लेकर आता है और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके तो ये हमारी सिचुएशन 1 होती है। सिचुएशन 2 हम देखें, इसमें क्या होता है, अ फ्यू बीटल अपीयर ड्यू टू द कलर वेरिएशन। फिर उसके बाद में क्या आता है, अगेन कलर वेरिएशन हुआ और अब हमें ब्लू बीटल्स दिखाई देने लगे। क्रोज कैन पिक आउट द रेड एंड द ब्लू बीटल बाय कलर एंड ईट दैम। अब क्रोज क्या कर सकते हैं, उन्हें ओनली उनको कौन से कलर दिखेंगे, ग्रीन बुशेस के अंदर से सिर्फ रेड एंड ब्लू बीटल्स दिखेंगे, तो वो रेड और ब्लू बीटल्स को पिक कर सकते हैं, उन्हें ईट कर सकते हैं।
While there are more red beetle than blue ones initially, a natural committee like an elephant stomping on mostly red ones। और अचानक से क्या हुआ, इनिशियली हम ऐसा समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा तो ग्रीन बीटल्स थे क्योंकि उन्होंने बाद में रिप्रोड्यूस कर लिया था। उसके बाद में सेकंड नंबर पे रेड बीटल्स थे और बहुत ही कम क्या थे, ब्लू बीटल्स थे, क्योंकि ब्लू बीटल्स का इनिशियली ही कलर वेरिएशन आया था। बट अचानक से एक जो बड़ा एनिमल हम अज्यूम कर लें एलिफेंट जो था वहाँ पर आ गया और उन्होंने बुशेस के ऊपर क्या कर दिया, स्टॉम्पिंग कर दिया, यानी कि अपना बड़ा सा पाँव रख लिया। उससे क्या हुआ, वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया। दिस अलाउज द, उसकी वजह से क्या हुआ, सारे मोस्ट ऑफ, अगर हम ऐसा अज्यूम करें क्योंकि रेड वाले ज़्यादा थे तो रेड वाले सारे क्या हो गए, वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए। दिस अलाउज द ब्लू बीटल टू ग्रो इन पॉपुलेशन, उस वजह से उस पॉपुलेशन में अब कौन ग्रो करेगा, ब्लू ग्रो करेगा, क्योंकि रेड तो सारे ही खत्म हो चुके हैं। दिस सिनेरियो डज नॉट प्रोवाइड एनी सर्वाइवल एडवांटेज बट डज इम्प्रूव डाइवर्सिटी विदाउट एडेप्टेशन। अब क्या हुआ, इस सिनेरियो के अंदर कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हुआ, पूरी रेड कलर की जो स्पीशीज थी वो चली गई, एक साथ उनकी पूरी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया गया ड्यू टू एलिफेंट। बट यहाँ पर क्या हुआ, उस पॉपुलेशन में आपको डाइवर्सिटी दिखाई दी। डाइवर्सिटी कैसे दिखाई दी, पहले वहाँ पर इनिशियली ओनली रेड होते थे, रेड से धीरे धीरे ग्रीन हुए, रेड सारे ही चले गए तो अब ब्लू आ गए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। ये सिचुएशन नंबर 2 है, ये भी इवोल्यूशन को समझाती है कि कभी तो इवोल्यूशन स्टूडेंट कैसा होता है, हेल्पफुल होता है, उसका एडवांटेज मिलता है, और कभी क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा और डिसएडवांटेज लेकर आता है, बट उससे डाइवर्सिटी बढ़ सकती है। ओके, तो अब हम सिचुएशन नंबर 3 देखें तो सिचुएशन नंबर 3 में क्या होता है, एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ बीटल लीड्स टू द डिजीज in the bushes which eventually reduces the population of beetle in the absence of food। अब an increase in the population of beetle leads to a disease in the bushes। bushes के अंदर disease हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, eventually reduces the population of beetle। beetle की population कम हो गई क्योंकि वहाँ पे food ही नहीं मिला, सारे beetle bushes पे ही थे, bushes में disease हो चुकी हैं तो beetles अब रहेंगे ही नहीं। however when the bushes are free of disease in a few years the beetle population grow back due to the availability of food। this kind of change is not inherited। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 तरह की सिचुएशंस देखने को मिली है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ, ओनली रेड बीटल्स थे, ग्रीन बुशेस पर रहते थे तो उनको फूड पूरा मिल रहा था, देन वो अच्छे से ग्रो कर रहे थे। बट जैसे ही क्रोज आ गए, क्रोज ने क्या किया, उनको खाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही वक्त पर उनके अंदर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन के टाइम कलर वेरिएशन आया, नया कलर दिखाई देने लगा ग्रीन, उसको ड्रास्टिक इंक्रीज मिला क्योंकि ग्रीन कलर के क्रोज और ग्रीन कलर के बीटल्स जो हैं वो क्रोज को नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो रेड बीटल्स को उन्होंने क्या किया, खाना स्टार्ट कर दिया। रेड बीटल्स की पॉपुलेशन थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं सारे गायब हो गए, थोड़ी कम हो गई क्योंकि वो कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन भी तो कर रहे हैं, क्रोज उनको खा रहे हैं, रिप्रोडक्शन भी वो कर रहे हैं, तो इनकी थोड़ी पॉपुलेशन थी। बट ग्रीन जो थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। सिचुएशन नंबर 1 जो कि इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, इस तरह की इवोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सर्वाइवल का एडवांटेज आपको मिल गया, ग्रीन कलर वाले बीटल्स को सर्वाइवल मिल गया क्योंकि उनको कलर का वेरिएशन इवोल्यूशन के थ्रू मिला है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन उनके लिए हेल्पफुल हो गया है। ओके, तो इसीलिए वो इवॉल्व हुई। अब आपको समझ में आया रेड से ग्रीन स्पीशीज क्यों इवॉल्व हुई, ताकि उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिल सके। ओके, सिचुएशन नंबर 2 में हम देखते हैं कि किसी भी तरह का एनवायरमेंटल कोई फैक्टर आ जाए। क्या एनवायरमेंटल फैक्टर आया, एक एनिमल का बड़ा सा जो पाँव था वहाँ पर आ गया, स्टॉम्पिंग हो गया, जिस वजह से क्या हुआ, पर्टिकुलर एक कलर जो था पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो उस वजह से क्या होगा, जब ये पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो दूसरे टाइप के भी वेरिएशंस आ सकते हैं। तो उसी वक्त क्या हुआ, और कलर में वेरिएशन आया, बट इस बार वेरिएशन फेवरेबल नहीं था, ग्रीन कलर का वेरिएशन ना आकर ब्लू कलर का वेरिएशन आ गया। तो ब्लू कलर को काफ़ी चांसेस थे कि क्रोज हैं जो उनको पिक कर पाएँ, बट ऐसे वक्त पर क्या हुआ, क्योंकि रेड की स्पीशीज चली गई थी, रेड कलर की पॉपुलेशन जो थी पूरी ही डिस्ट्रॉय हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लू ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड सिचुएशन में हम देखते हैं कि अब जो इवोल्यूशन हुआ था वहाँ पर कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला। तो इवोल्यूशन कभी बेनिफिशियल भी हो सकता है, कभी आपके इसलिए डेंजरस भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस इवोल्यूशन ने कलर चेंज किया, बट उससे क्या हुआ, ये सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला, बट हमें डाइवर्सिटी देखने को मिली। सिचुएशन नंबर 3 होती है। सिचुएशन नंबर 3 के अंदर क्या होता है कि उन बुशेस के अंदर ही किसी तरह से कोई डिजीज हो जाए, तो डिजीज हो जाएंगी तो बीटल को फूड नहीं मिलेगा, बीटल की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। अगेन किसी तरह से कोई एनवायरमेंटल चेंजेस आए और बुशेस फिर से
डिजीज़ फ्री हो जाएं देन उनकी बीटल की पॉपुलेशन फिर से बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉपुलेशन का डिक्रीज एंड इंक्रीज होना फूड की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये तीनों सिचुएशन से हमें इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से समझ में आते हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ओके तो यहाँ पर देखिए हम दो टाइप के ट्रेड्स की डिस्कशन करते हैं। कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो जनरेशन से जनरेशन चलते रहते हैं, बट कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो कि वो ऑर्गेनिज्म जो है खुद डेवलप करता है। ओके यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। सो एक्वायर्ड ट्रेड क्या है? द एक्वायर्ड ट्रेड्स आर द ट्रेड दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड ओवर जनरेशंस और पास्ड ऑन द DNA as they are a result of changes in non-reproductive tissues. Okay, acquired trait ऐसे हैं that cannot be inherited over generation, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आपको नहीं मिला है उसे हम क्या कहते हैं? acquired trait कहते हैं। Okay, as they are result of changes in non-reproductive tissue। अब सुनो, देखो ध्यान से आप समझना, जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो रिप्रोडक्शन के थ्रू आ रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स ही हैं यानी कि गैमीट्स ही हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कैरेक्टर को आगे पहुंचाने में। तो जो भी कैरेक्टर्स जो हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर दोज विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड आर caused due to the change in the DNA। तो कोई भी तरह का वेरिएशन हुआ DNA के अंदर, कोई भी तरह का चेंज आया, उस चेंज की वजह से क्या होगा? आपके कैरेक्टर्स इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कहलाएंगे। ओके, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो हैं, अब आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, DNA में कोई चेंज आया है तब अगर ट्रेट एक से दूसरी जगह पर आपको मिल रहे हैं तो ये इनहेरिटेड ट्रेट कहलाते हैं। ओके फिर हम देखें फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन 1, आई कलर, हेयर कलर जितने भी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए किसी पेरेंट के जो हेयर्स का कलर चेंज है तो पेरेंट्स के हेयर का कलर चेंज होगा, उस वजह से क्या होगा? जो अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें भी डिफरेंट कलर देखने को मिल सकता है। ओके अगर किसी पेरेंट की हाइट ज़्यादा है तो नेचुरली है ये इनहेरिटेड ट्रेट की वजह से उस चाइल्ड की हाइट भी ज़्यादा होगी, तो ये इनहेरिटेड ट्रेट का एग्जाम्पल होता है। एक्वायर्ड ट्रेट में क्या होता है कि अगर कोई नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू में ही किसी तरह का चेंज आ जाए, नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है उनके अंदर जब भी सेल डिवीजन हो रहा था तो किसी भी लेवल पर इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, या किसी भी तरह से कोई भी चेंजेस आए तो क्योंकि नॉन रिप्रोडक्टिव में नए में आए हैं, उन्हें पेरेंट से नहीं मिले हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलस ऑन फिंगर, इंक्रीज इन द मसल एंड मास टू इवेड प्रेडेटर एटसेट्रा। क्या हो जाए कि अगर किसी मसल ने मास ग्रो कर लिया है तो ये कोई पेरेंट से नहीं मिला है, ये सारे एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं। हम भी हमारे नेचुरल लाइफ में काफ़ी ट्रेट्स जो होते हैं वो हमें पेरेंट्स से नहीं मिलते, हम खुद डेवलप करते हैं। हमारा एजुकेशन लेवल अलग होता है, हमारा इन्वायरमेंट अलग होता है, हम अलग सिचुएशंस में रहते हैं, उस वजह से क्या होता है हमारे कुछ ट्रेट अलग डेवलप होते हैं जो कि हमें पेरेंट्स से नहीं मिले होते, हम खुद डेवलप करते हैं। हो सकता है वो जो ट्रेट्स हमने डेवलप किए हैं ये हमारे लिए एक्वायर्ड ट्रेट है, बट इसी ट्रेट को अगर हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे तो उस नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो इनहेरिटेड ट्रेट होंगे, बट हमारे लिए वो क्या होंगे? एक्वायर्ड ट्रेट होंगे। क्लियर? तो इसी के बेसिस पर इवोल्यूशन को समझने के लिए जो डार्विन था उसकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है कि इवोल्यूशन का होना और स्पीशीज का रहना ये नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। नेचर खुद सिलेक्ट करती है कौन सा स्पीशीज किस तरह से ग्रो करेगा, कौन से स्पीशीज में किस तरह से इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। सो पॉस्टुलेट्स ऑफ डार्विन थ्योरी जो है वो 3 पॉस्टुलेट्स थे। तीनों पॉस्टुलेट्स क्या हैं? स्पेशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज को समझाती है। When variation occur within a species, it can only be passed to the next generation। अगर एक स्पीशीज़ में वेरिएशन हुआ है तभी इसे नेक्स्ट जनरेशन में पास किया जा सकता है। ओके तो स्पीशीज़ कैसे बनती हैं? हर एक स्पीशीज़ में कोई डिफरेंट वैरायटी होती है, वो वैरायटी अगर नेक्स्ट जनरेशन में मिल रही है तो वो एक स्पीशीज़ का कैरेक्टर हो जाता है। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रीन कलर का है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट। इस ग्रीन कलर के प्लांट में जो है अगर आपको रेड कलर के फ्रूट मिल रहे हैं तो ये जो वेरिएशन है
ये जो आपको बता रहे हैं ये कलर का वेरिएशन है कि ग्रीन प्लांट है उसमें रेड कलर का फ्रूट है, अगर ये नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो जाए तो ये एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज़ बन जाती है कि इसी स्पीशीज़ में हमेशा प्लांट ग्रीन होता है एंड हमेशा फ्रूट रेड होता है। तो इस तरह से नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। अगर एक ही टाइप का कैरेक्टर बार बार हर तरह की जनरेशन में देखने को मिलेगा तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ के तौर पे जाना जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या कहलाता है? हर स्पीशीज़ अपना एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करती है। ओके, तो एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिमिटेड स्पेस एंड फूड क्रिएट कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस आपको क्या कहता है, समझिए इसको ध्यान से, कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जाए ऑर्गेनिज्म के लिए जहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ गए, ऑर्गेनिजम्स के नंबर बढ़ने के टाइम क्या होगा, जिस जगह पर वो रह रहे हैं वहाँ पे उनको लिमिटेड स्पेस मिलेगा एंड वो फूड की वजह से उनके अंदर कंपटीशन क्रिएट होगा। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करना चाहेगा ताकि वो क्या कर सके, फूड को ले सके और स्पेस में पर्टिकुलर अपने स्पेस में रह सके, साथ ही रिप्रोड्यूस करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। तो इसी वजह से ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स में कंपटीशन होता है। तो यहाँ पर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस सेकंड उन्होंने अपना पॉस्टुलेट दिया था। थर्ड था द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, एंड नेचुरल सिलेक्शन। इट इज द प्रोसेस governed by nature in which organism inherent characteristics that are fittest for the survival such that दे आर एडेप्टिव टू प्रिवेलिंग कंडीशंस। कभी ऐसा हो जाए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके चारों और एनवायरमेंटल कंडीशन उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो ऐसे वक्त पे क्या होता है, उसके अंदर वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म खुद के अंदर कुछ अडेप्टेशंस कर लेता है। अडेप्टेशन करने की वजह से क्या होगा, वो उस एनवायरमेंट में रह पाएगा। जिस ऑर्गेनिज्म ने अडेप्टेशन नहीं किया, जो सिचुएशन से फाइट नहीं कर पाया, जो अपने सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ पाया, वो स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है और वो पॉपुलेशन से चली जाती है स्पीशीज़। ओके, हमेशा के लिए। तो हमेशा यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या कहता है कि नेचर सेलेक्ट करती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है उसकी स्पीशीज़ बनी रहेगी। तो नेचर ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिसके अंदर कुछ तो फाइट कर पाते हैं और वो एग्जिस्ट रह पाते हैं, और कुछ फाइट नहीं कर पाते तो वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और स्पीशीज़ वहाँ पे एक्सटेंट हो जाती है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन पॉइंट आपको क्लियर हुआ, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि अगर वो ऑर्गेनिज्म अडाप्ट ना कर पाए तो ऑर्गेनिज्म का वहाँ पर रहना ही मुश्किल हो जाएगा और ऑर्गेनिज्म को वहाँ से गायब कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारे डार्विन की थ्योरी। आई होप आपको थ्योरी क्लियर हुई है। फिर हम क्लासिफिकेशन देखें। द क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन आर बोथ लिंक्ड टू ईच अदर। नेचर प्रोवाइड डिफरेंट पीसेज ऑफ एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन एंड हेटेरोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, दीज ऑर्गन हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर बट देयर फंक्शन आर डिफरेंट। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हैंड एंड विंग्स ऑफ बैट। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हमें इवोल्यूशन को समझने में हेल्प मिल सकती है कि हम सब जो हैं एक ही तरह की सेल से बने हैं। इसको समझने के लिए हम देखें तो दो टाइप के ऑर्गन किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, होमोलोगस एंड एनालॉगस। होमोलोगस का मतलब होता है जिनका ओरिजिन सेम हो, जो जहाँ से वो डेवलप हुए हैं वो ओरिजिन पॉइंट पे वो सेम हो, बट अब क्या हुआ हो, उनका फंक्शन बदल गया हो और उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो है थोड़ी बदल गई हो। तो ऐसे ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। और वो सेम ही एंसेस्टर से बने थे बट देयर फंक्शन आर नाउ डिफरेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल हो जाता है। एनालॉगस ऑर्गन्स में क्या होता है, दीज टाइप ऑफ ऑर्गन हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर। वो डिफरेंट एंसेस्टर से बने होते हैं, उनका जो ओरिजिन होता है बिल्कुल भी सेम नहीं होता बट उनके फंक्शन सेम होते हैं, तब इन्हें हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। बट दे हैव द सेम फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल द विंग्स ऑफ द बर्ड, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बैट। बैट की विंग्स जो हैं वो बोन से बनी हैं और इंसेक्ट की विंग्स जो हैं वो बहुत ही पतली मेम्ब्रेन से बनी हैं और बर्ड की विंग्स जो हैं वो भी डिफरेंट फिदर एंड बोन से बनी होती है। तो इनका ओरिजिन सेम नहीं है बट इन सबका फंक्शन क्या है, फ्लाई। ओके, तो ये जो है इसी तरह से होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस ऑर्गन्स जो है हमें दिखाई देते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स को समझने के लिए यहाँ पर देखिए, मैन जो है उसका हैंड, उसकी बोन्स देखिए एक बार, स्ट्रक्चर लगभग सेम है। आपको क्या दिख रहा है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। फिर हम अगर चीता को देखें तो चीता का जो है जो लिम्ब है उस लिम्ब के अंदर भी हमें सेम स्ट्रक्चर बोन्स का देखने को मिल रहा है।
ओके, तो इन दोनों का ही फंक्शन क्या है, डिफरेंट हो सकता है। हैंड जो होता है, मैन का हैंड ग्रास्पिंग के लिए, किसी चीज़ को फूड ईट करने के लिए यूज़ आता है, बट चीता का जो लिम्ब होता है वो रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए आता है। ओके, बट मैन में रनिंग एंड वॉकिंग के लिए लेग होता है, जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। अब वेल में वही फंक्शन है, बट यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो चुकी है। सिचुएशन क्या है, वेल उसको स्विमिंग के लिए यूज़ करती है और बैट जो है उसको फ्लाइंग के लिए यूज़ करती है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, होमोलोगस ऑर्गन्स के हो गए। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या करते हैं, यहाँ पे आपने क्या समझा कि उनके ऑरिजिन सेम हो सकते हैं बट फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। बट एनालॉगस एग्जाम्पल ले हम, तो एनालॉगस में क्या होता है, इंसेक्ट के भी पंख होते हैं, फ्लाइंग के लिए यूज़ आते हैं, चाहे वो बर्ड्स हों उनमें भी यही होता है, चाहे वो बैट हों, बट उन सब के ऑरिजिन क्या होते हैं, डिफरेंट ऑरिजिन होते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स में कैसे वेरिएशन देखने को मिलती है। तो होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं ये परफेक्ट एविडेंस हैं जो कि इवोल्यूशन को हमें बहुत अच्छे वे से समझाता है। ओके, फिर उसके बाद हम देखें और भी क्या क्या एविडेंस हैं। तो पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस या फिर फॉसिल एविडेंस। तो इवोल्यूशन को समझाने के लिए हमने दो टाइप्स के ऑर्गन्स देख लिए, ऐसा क्लासिफिकेशन देख लिया जिसमें होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स को देखा। उसके अलावा और क्या हमें एविडेंस मिलता है, तो फॉसिल का एविडेंस मिलता है। द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म आर नोन एज फॉसिल। व्हाट इज फॉसिल? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो चुका है और उनके कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिमेन हैं अभी भी अर्थ क्रस्ट में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। इन द डिगिंग प्रोसेस में इट इज़ कंसिडर्ड दैट द डीपर द फॉसिल द ओल्डर इट इज़। जितना डीप अगर हम डिगिंग प्रोसेस करें अर्थ की क्रस्ट में, तो जितना डीप आपको कोई भी पार्ट मिलता है ऑर्गेनिज्म का, तो वो उतना ही फॉसिल जो है ओल्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्कियोप्टेरिस कंसिस्ट ऑफ फीचर ऑफ रेप्टाइल एंड बर्ड्स। तो आर्कियोप्टेरिस जो था एक तरह की स्पीशीज थी जो आज के टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, तो इनके अंदर क्या होता है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दोनों ही कैरेक्टर इनके अंदर मौजूद थे। तो दिस मीन्स दैट द बर्ड हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम डायनासोर्स, जो कि हम यही बताते हैं कि डायनासोर से ही बर्ड्स डेवलप हुए हैं। ओके, तो वेस्टिजियल, फिर हमारे पास आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो कि एक अच्छा एविडेंस है इवोल्यूशन को समझने का। दीज आर द रूडिमेंट्री सच दैट दे हैव लॉस्ट देयर फंक्शन थ्रू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के थ्रू ये अपने फंक्शंस को खो चुके हैं, लाइक विजडम टूथ एंड मसल्स ऑफ ईयर एटसेट्रा। तो जो ईयर लोब्स हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ओके, इसी के साथ जो विजडम टूथ है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जो कि पहले बताते हैं कि इवोल्यूशन के टाइम ये डेवलप हो गए थे, बट अब इनकी ज़रूरत हमारे बॉडी में नहीं है। ओके, तो इवोल्यूशन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किस किस लेवल पर इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशन is an example of evolution of different stages such that the earlier dinosaur had feather but couldn't fly। अब देखो, अब feathers जो हैं वो एग्जाम्पल हमको बता सकते हैं इवोल्यूशन का, जैसे कि डायनासोर के पास थे फेदर्स बट वो क्या कर सकते थे, वो फ्लाई नहीं कर सकते थे। हाउएवर लेटर बर्ड यूज देम फॉर फ्लाइंग। तो देखो क्या क्या आती है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जो हमें बताती है द चेंजेस इन डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी बेसिक इवेंट ऑफ इवोल्यूशन। तो डीएनए में जब चेंज होता है तो कैरेक्टर्स में चेंज हो जाएगा, जीन्स में चेंज हो जाएगा और डिफरेंट कैरेक्टर एंड डिफरेंट फंक्शन उस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। ओके, ऑर्गेनिज्म डिस्टेंटली रिलेटेड टू ईच अदर कैरी अ ग्रेटर डिफरेंस इन देयर डीएनए। ओके, ये पॉइंट आप याद रखें। फिर आता है इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, दिस सेलेक्ट स्पेशल फिनोटाइप character to create organism with enhanced characteristic, for example producing cabbage like varieties of रेड कैबेज, ब्रोकली एटसेट्रा। फिर हम आर्टिफिशियली क्या करें, कुछ कैरेक्टर्स डाल दें किसी भी प्लांट, जैसे कि हम कोई हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करें, हम वांटेड कैरेक्टर से जब खुद मैन मेड कोई ऑर्गेनिज्म बनता है, लाइक कोई हमने प्लांट स्पीशीज को डेवलप करवा दिया, तो ये क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो ये भी एक इवोल्यूशन का टाइप है, एक ऐसी स्पीशीज बन गई जो कि पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, तो ये भी एक इवोल्यूशन का पार्ट है। फिर आता है ह्यूमन इवोल्यूशन, एक्सवेशन, टाइम डेटिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस आर यूज्ड टू स्टडी अ ह्यूमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो हमने देखा, हम सब सुनते आए हैं, मंकीज से हुआ था। द स्टडी शोज दैट वी ऑल बिलोंग टू अ सिंगल स्पीशीज दैट वर इवॉल्व्ड इन अफ्रीका दैट स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अफ्रीका से ही सारे मैन्स बने हैं
और वहीं से उनका पूरा आगे इवोल्यूशन हुआ है। तो ये हम ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर देखने को मिलता है। फॉर देखो हम डायग्राम में क्या देख रहे हैं, ये चिंपैंजी दिखाई दे रहा है, उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, रामापिथिकस, एस्ट्रेलोपिथिकस, ओके ये सब डेवलप हुए, उसके बाद क्रो-मैग्नन बना एंड फाइनली जो ये हमारे पास दिख रहा है दैट इज होमो सैपियंस। तो इस तरह से हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ है एंड ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है। हमने इवोल्यूशन देखा, इसके कॉन्सेप्ट्स देखे, डार्विन की थ्योरी को समझा, उसके कुछ लॉज देखे, साथ ही हमने क्या देखा, इवोल्यूशन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। एग्जाम में डिफरेंस पूछा जा सकता है होमोलोगस एंड एनालोगस विथ एग्जाम्पल, जो हमने देखा, डायग्राम्स भी आप देख लीजिएगा इसी के साथ। और हमने मैंडल के एक्सपेरिमेंट देखे, उनके लॉज देखे और इस तरह से हमने हमारी हेरिडिटी कैसी होती है और इवोल्यूशन कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई पॉइंट में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। सो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।